सीआरपीसी में आप लोगों को पिछले लेक्चर में जो चल रहा था वारंट के बिना गिरफ्तारी हम पढ़ा रहे थे। चैप्टर सीआरपीसी का 5 सेक्शन 41 से लेकर 60A तक। इसमें आपको 41 बताया गया कि पुलिस कब वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद सेक्शन 42 बताया गया असंज्ञेय अपराध में यानी कि नॉन कम्युनिकेबल ऑफेंस में पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। फिर आपका 43 बताया गया प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। फिर 44 बताया गया मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं गिरफ्तारी। फिर 45 बताया गया कि जो आर्म्ड फोर्स्ड हैं यानी कि जो सशस्त्र बल हैं उनको गिरफ्तारी से छूट दी गई है। अर्थात सेक्शन 45, 41, 42, 43 और 44 का एक्सेप्शन है अर्थात अपवाद है। इसके बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी ये भी आपको बताया गया 46 में। इसके बाद आपका 47 वारंट के बिना तलाशी लेना। इसके बाद आपका 48 बताया गया था कि वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए पूरे भारत में कहीं भी आपका किया जा सकता है वारंट के बिना गिरफ्तार। फिर 49 बताया गया था सेक्शन कि अनावश्यक रूप से अवरोध न किया जाए अर्थात उतना ही व्यक्ति को अवरोधित किया जाए जितना अभिरक्षा से निकल भागने के लिए आवश्यक। यानी कि आपका पिछले लेक्चर में हमने आपको 49 तक बताया। 49 के बाद आ जाइए। अब जो पढ़ना है वह सेक्शन पढ़ना है 50। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सेक्शन सीआरपीसी का। अब जो हमें सीआरपीसी का सेक्शन पढ़ना है वह आपका पढ़ना है 50 यानी कि सेक्शन 50। जब भी सीआरपीसी का सेक्शन आप 50 पढ़ेंगे इसी के साथ आपका जो पढ़ना पड़ेगा 75 सीआरपीसी पढ़नी है और इसी के साथ आपका संविधान का भी अनुच्छेद पढ़ना है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद है आर्टिकल 22 का क्लास 1 पढ़ना है। देखिए यहाँ से भी आपका प्री में क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या बताया गया है आपका एक पॉइंटों को देखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार 22 के क्लास 1 के अनुसार ये स्पष्ट मूल अधिकार दिया गया है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है जल्दी से जल्दी यानी कि यथाशीघ्र यानी कि जितना जल्दी संभव हो सके उसे गिरफ्तारी का बेस बताया जाएगा। यानी कि उसे किस बेस पर अरेस्ट किया गया है, किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, ये जल्दी से जल्दी उसे गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक या मूल अधिकार हैं जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 की क्लास 1 में समाहित है। इस मूल अधिकार को प्रश्रय देने के लिए सीआरपीसी में 2 सेक्शन बनाए गए हैं, एक 50 और दूसरा आपका दूसरा जो सेक्शन है वह 75। 50 तब लागू होगा जब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा रहा हो। 75 तब लागू होगा
जब किसी व्यक्ति को वारंट पर गिरफ्तार किया जा रहा हो। पहले हम 75 देखते हैं। सेक्शन 75 में ये बात बताई गई है कि अगर किसी व्यक्ति को वारंट पर गिरफ्तार किया जाता है तो वारंट का साल बताया जाएगा, यानी कि मुख्य बातें वारंट की बताई जाएंगी। और अगर ऐसा व्यक्ति चाहता है तो उसे वारंट दिखाया जाएगा। क्यों वारंट में अलग से कारण बताने की आवश्यकता नहीं है? इसलिए नहीं है कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है तो उस वारंट में आपका कारण भी लिखा रहता है, इसलिए अलग से कारण बताने की आवश्यकता नहीं। तो केवल क्या बताना आवश्यक है? वारंट की मुख्य बातें। जबकि अगर वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है तब कारण बताने की आवश्यकता पड़ती है। और यह जो सेक्शन आपका दिया गया है 50, देखिए 50 में क्या लिखा गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला देना। देखिए पहला क्लास क्या कहता है? किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है गुण विशिष्टियाँ या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है तो जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है या कोई अन्य व्यक्ति गिरफ्तार करता है तो ऐसी दशा में क्यों गिरफ्तार किया गया है इसकी पूर्ण विशिष्टियाँ उसे बताई जाए और गिरफ्तारी के आधार को तत्काल बताया जाए। जहाँ तक 50 के क्लास 2 की बात है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जमानती अपराध में गिरफ्तार करता है तो वह पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को संसूचित करेगा कि वह जमानत पाने का हकदार है और अपनी ओर से प्रतिभूओं की व्यवस्था करे, यानी कि जमानतदार की व्यवस्था करे। ये जो प्रावधान 50 के क्लास 2 में है ये केवल और केवल जमानती अपराध में लागू होगा और जमानती अपराध में नहीं। फिर एक बार इसको देखिए। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा आपका बेलेबल ऑफेंस में वारंट के बिना अरेस्ट किया जाता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह जमानत पाने का अधिकार रखता है और अपनी ओर से प्रतिभूओं की यानी कि जमानतदारों की व्यवस्था करे। क्योंकि जमानती अपराध में जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार होता है, इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि पुलिस इस बात की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति को दे। अगला सेक्शन चला गया 50A। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है। गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है। ये जो सेक्शन 50A जोड़ा गया है ये शुद्ध रूप से दिलीप कुमार बसु यानी कि D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के बाद में दिए गए निर्णय के पश्चात जोड़ा गया। दिलीप कुमार बसु के बाद में
गिरफ्तार व्यक्ति के तमाम अधिकारों का उल्लेख किया गया और उन अधिकारों के उन निर्णयों का पालन करते हुए हमारी संसद ने CRPC में भी कुछ अमेंडमेंट किए, कुछ संशोधन किए। उन संशोधनों में आपका 50A भी शुमार है। देखिए इसमें क्या मुख्य रूप से है। जिस व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधिकारी की यह बाध्यता है कि या तो उसके परिवार के लोगों को या नातेदारों को या अन्य व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तार की सूचना दे और ऐसा व्यक्ति कहाँ रखा गया है आपका इसकी भी सूचना दें। यानी कि अभियुक्त को यह अधिकार है कि जब वह गिरफ्तार होता है तो अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार के सदस्यों को दिलवा सकता है या नातेदारों को या अन्य व्यक्ति यानी कि मित्रों को भी दिलवा सकता है, जिसको वो कहेगा पुलिस उस व्यक्ति को सूचित करेगी और इसको सूचना दी गई है। यह आपका कह सकते हैं कि रजिस्टर पर लिखा जाएगा और जब ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट ये देखेंगे कि क्या इन नियमों का पालन किया गया है कि नहीं, अर्थात क्या जानकारी दी गई है कि 50A के बाद आ जाइए 51 देखा जाए। 51 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी आपका स्त्री का भी मामला आएगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी, यानी कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी तलाशी ली जाएगी और जो तलाशी में वस्तुएं मिलेंगी आपका उसकी लिस्ट बनाई जाएगी और एक लिस्ट उस व्यक्ति को दी जाएगी कि तुम्हारे पास तलाशी में क्या क्या वस्तुएं मिली। लेकिन आपका जो का महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है आपका जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है वह सेक्शन 11 का क्लास 2 है और यहाँ से आपको अच्छे से तैयार करना। जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्त्री की तलाशी केवल और केवल स्त्री द्वारा की जाएगी, पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। ये कहाँ दिया गया है तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 51 का क्लास 2। स्त्रियों के बारे में जितने भी प्रावधान किए गए अब तक जितना बताया गया है फिर हम दोहरा रहे हैं। सेक्शन 46(1) का परंतु ये कहता है कि स्त्री की गिरफ्तारी स्त्री पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए। फिर सेक्शन 46 का ही क्लास 4 कहता है कि रात में सामान्यतः स्त्री को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुज्ञा न दे दें, यानी कि आदेश न उनसे लिया गया। इसके बाद धारा 51 का क्लास 2 भी स्त्री के लिए है जो ये बताता है कि अगर स्त्री की तलाशी लेनी है तो स्त्री द्वारा ही ली जाएगी, पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं ली जाएगी। अगला देखिए 52 आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति, यानी कि जो आक्रामक आयुध गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर पर मिलते हैं
उनको पुलिस जब्त करने का हक रखती है। ये 52 में है। अब आइए 53 देखा जाए। जहाँ तक 53 की बात है, आपका जहाँ तक 53 की बात है तो 3-4 धाराएं अब एक साथ पढ़ना पड़ेगा। देखिए आपका चिकित्सकीय परीक्षण, जहाँ तक मेडिकल एग्जामिनेशन की बात है, चिकित्सकीय परीक्षण की बात है, अब हमें चिकित्सकीय परीक्षण पर आपका जो सेक्शन पढ़ना है वह सेक्शन देखा जाए। चिकित्सकीय परीक्षण पर आप कौन कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे एक साथ। सबसे अच्छा उपाय है कि इसको एक साथ कवर कर लेना चाहिए, यानी कि 4 सेक्शन मैं बता रहा हूँ। और यहीं से आपका यूपी जे में भी इस बार आपका क्वेश्चन बना था, यानी कि यूपी पीसीएस जे में भी आपका जो इधर सेक्शन बना था वह सेक्शन आपका 54 बना था। यानी कि यूपी जे में भी ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आता है। प्रयास ये करना है कि जो 4 सेक्शन एक जगह बताए जा रहे हैं उन सेक्शनों को एक साथ तैयार करना है। और एक और बात इसमें गौर करनी है कि जो महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा या महिला का जो चिकित्सकीय परीक्षण होगा वह महिला डॉक्टर द्वारा ही होगा, पुरुष डॉक्टर द्वारा नहीं किया जाए। तो 4 धाराओं में आपका मेडिकल चेकअप के बारे में प्रावधान किया गया। वह सेक्शन याद रखिए, पहला सेक्शन 53 है, दूसरा 53A है, तीसरा 54 है और चौथा 164A। अब इन धाराओं में डिफरेंस क्या है? क्योंकि चारों धाराओं में मेडिकल चेकअप की ही बात की गई है, अतः चारों धाराओं में अंतर क्या है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार रखना। देखिए क्या करते हैं। पहला देखा जाए 53, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। यानी कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस को ये लगता है या विश्वास करने का कारण है कि अगर इस गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा कराई जाए तो अपराध करने के बारे में साक्ष्य मिल सकता है, तो पुलिस प्रार्थना करेगी और पुलिस की प्रार्थना पर रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा की जाएगी। और यानी कि चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसे अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी, यानी कि शारीरिक परीक्षा की जाएगी। लेकिन अगर महिला अभियुक्त है और वह गिरफ्तार की गई है तो उसकी शारीरिक परीक्षा महिला डॉक्टर द्वारा ही की जाएगी। ये पूछ सकता है सेक्शन 53 के क्लास 2 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है। फिर एक बार इसको देखिए। 53 तब लागू होगी जब पुलिस इच्छा जताए कि जो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है उसकी शारीरिक परीक्षा की जाए। पुलिस को ये लगता है कि अगर इस व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा की गई तो कोई साक्ष्य प्राप्त होगा
अतः अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा वह भी पुलिस की प्रार्थना पर सेक्शन 53 में दिया गया है। लेकिन अगर अभियुक्त महिला है तो उसकी शारीरिक परीक्षा केवल और केवल महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी और वह प्रावधान याद रखिएगा, प्री में पूछा जाता है सेक्शन 53 का क्लास 2। फिर एक बार महिलाओं के बारे में जो भी इस चैप्टर में प्रावधान है फिर एक बार आपको बताया जा रहा है। धारा 46(1) का परंतु ये कहता है कि महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए। क्लास सेक्शन 46 का क्लास 4 कहता है कि महिला की गिरफ्तारी सामान्यतः रात में नहीं की जाएगी, रात में तभी की जाएगी जब प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया हो। फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया 51 का क्लास 2 महिला की तलाशी महिला द्वारा की जाएगी। और फिर हम बता रहे हैं सेक्शन 53 का क्लास 2 बता रहे हैं कि अगर अभियुक्त महिला है तो उसकी शारीरिक परीक्षा यानी कि उसका जो शारीरिक परीक्षा होगी जिस चिकित्सा व्यवसायी द्वारा होगी वह चिकित्सा व्यवसायी महिला होनी चाहिए अर्थात फीमेल होनी चाहिए। ये बात स्पष्ट रूप से सेक्शन 53 के क्लास 2 में बताया गया। आइए 53A देखा जाए। बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। यहाँ भी आपका पूछा जाता है, 2 सेक्शन यहाँ कवर करने हैं, एक 53A और इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं कि 164A दोनों एक साथ पढ़िएगा। आपका 53A और 164A यानी कि सेक्शन 53A और सेक्शन 164A दोनों सेक्शनों को आपको एक साथ पढ़ना। देखिए एक साथ कैसे पढ़ा जाता है। धारा 53A तब लागू होगी जिस पुरुष ने दुराचार या रेप या बलात्कार का प्रयास किया है या बलात्कार किया है, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर उस अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा अगर की जाती है तो वह 53A के तहत आएगी। फिर एक बात समझिए, यानी कि दुराचार का प्रयास या दुराचार के मामलों में पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर अभियुक्त का मेडिकल चेकअप होता है, तब ऐसी दशा में वह जो मेडिकल चेकअप होगा वह 53A से गवर्न होगा, यानी कि 53A से गवर्न होगा। 53A में स्पष्ट रूप से इसलिए मेडिकल चेकअप कराया जाता है अभियुक्त का दुराचार जो किया है या करने का प्रयास किया है कि मेडिकल चेकअप से उसके शरीर पर हो सकता है कोई साक्ष्य मिले, जैसे कि उदाहरण के रूप में महिला का कोई बाल मिल जाए, महिला का आपका कर सकते हैं नाखून का चिन्ह मिल जाए इत्यादि। हो सकता है कि कोई न कोई साक्ष्य मिले, जैसे कि उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे कि दिल्ली के निर्भया कांड में महिला ने अभियुक्तों को अपने नाखून से नोचा था और जब मेडिकल चेकअप हुआ तो अभियुक्तों के शरीर पर
महिला के नाखून के निशान पाए गए जो अपराध को साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, क्योंकि निर्भया कांड में 2 अभियुक्त ये बचाव ले रहे थे कि वह घटना स्थल से दूर थे, यानी कि प्री आप एलिबाई अर्थात अन्यत्र होने का अभिवाद ले रहे थे, और नाखून के चिन्ह से ही ये प्रूफ किया गया कि ये निर्भया के ही नाखून के चिन्ह हैं जो इनके शरीर पर हैं। अतः ये घटना स्थल पर मौजूद थे। ये बात इस मेडिकल रिपोर्ट से प्रूफ की गई। तो आपका 53A आ गया। 53A जब भी पढ़िए आपका 164A तुरंत पढ़िएगा। सीधे 53A के विपरीत दिशा में ये सेक्शन चलेगा। विपरीत दिशा में इसलिए चलेगा कि जहाँ धारा 53A दुराचार के अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा की बात करती है, वहीं धारा 164A यानी कि 164A पीड़िता या विक्टिम के शारीरिक परीक्षा की बात करती है, और ये बता देती है कि जिस स्त्री के साथ दुराचार किया गया है या दुराचार का प्रयास किया गया है, जब थाने के शासक अधिकारी को ऐसे अपराध की इत्तला प्राप्त होती है तो उसके 24 घंटे के अंदर समय पूछा जाता है। याद रखिएगा कितने घंटे के अंदर, तो 24 यानी कि उसके 24 घंटे के अंदर उस महिला का शारीरिक परीक्षण किया जाएगा चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, और जो चिकित्सा व्यवसायी ऐसी महिला का मेडिकल चेकअप करेगा, वह जो चिकित्सा व्यवसायी होगा वह पुरुष न होकर महिला होगी। अर्थात फिर एक बार 164 में ये स्पष्ट हो रहा है कि महिला की शारीरिक परीक्षा महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी। फिर एक बार इसको देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका प्री में बनता है ज़्यादा। फिर एक बार हम बता रहे हैं, जिस स्त्री के साथ दुराचार किया गया है या दुराचार का प्रयास किया गया है, उस स्त्री का मेडिकल चेकअप महिला डॉक्टर द्वारा होगा। अपराध की सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर कराया जाएगा, लेकिन उस महिला या उसके गार्जियन की सहमत से कराया जाए। यानी कि अगर महिला रजामंद है, सहमत है, तब उसका मेडिकल चेकअप होगा, और यदि महिला रजामंद नहीं है तब उसका मेडिकल चेकअप नहीं किया जाएगा। यानी कि सम्मत या कंसेंट महिला या महिला सम्मत देने में असमर्थ है तो उसके परिवार के लोगों को या गार्जियन की सम्मति आवश्यक। ये भी अलग से आगे डिटेल में आपको और पढ़ाया जाए। इसके बाद सेक्शन आता है आपका 54 आता है। 54 से आपका पिछली बार यूपीजे में क्वेश्चन बना था। 54 आपका ये भी मेडिकल चेकअप की बात करती है, यानी कि धारा 54 में भी मेडिकल चेकअप की बात की गई है, और यहाँ जो बात की गई है मेडिकल चेकअप की वह देखिए, गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा, यानी कि आपका सेक्शन 54 का था कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार किए जाने के तुरंत बाद
उसे उसके चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा। परंतु भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और परंतु ये बताता है कि अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है तो उसकी चिकित्सकीय परीक्षा महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी। यानी कि फिर महिला का प्रावधान आया तो जहाँ जहाँ महिलाओं की शारीरिक परीक्षा आएगी उसकी शारीरिक परीक्षा महिला डॉक्टर द्वारा ही की जाएगी। और फिर यही बात आपका 54 के 1 के प्रोजो में बताई गई है। देखिए, अब आपको समझना ये रहता है कि आखिर इन सबों में अंतर क्या है। अंतर ये आया कि जब पुलिस अधिकारी प्रार्थना करता है तब भी अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा 53 में आए। फिर बलात्संग के अभियुक्त हैं तो 53A में शारीरिक परीक्षा पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर। फिर आपका 164A बलात्संग की शिकार महिला की शारीरिक परीक्षा। और आपका 54 क्या है तो सेक्शन 54 सामान्य बात है कि चाहे जब भी कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाएगा तो ऐसी दशा में सामान्यतः ये नियम है कि गिरफ्तार करने के बाद उसका मेडिकल चेकअप कराया जाए। ये सामान्य मेडिकल चेकअप है और आपका 54 में वर्णित है, यानी कि सेक्शन आपका 54 में वर्णित। आइए इसके बाद 54A देखा जाए। 54A देखा जाए गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। यहाँ से भी यूपी जे में क्वेश्चन बन चुका है, कई राज्यों ने भी बनाया है। 54A गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। शिनाख्त मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब अनन्यता, अनन्यता माने पहचान, पहचान मतलब कि वह व्यक्ति या वस्तु वही है जो अभिकथित की गई है, इस बात की पहचान की जाती है। इसके लिए डिटेल में प्रावधान हम एविडेंस में देखेंगे और एविडेंस का सेक्शन 9 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पहचान के बारे में डिटेल में हम पढ़ें। लेकिन यहाँ कम से कम एक बार बेयर एक्ट आपको बता दिया जाए। देखिए बेयर एक्ट की भाषा, जहाँ कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त माने पहचान या अनन्यता, ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता है पुलिस थाने के भाग साधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों से शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा। यानी कि आपका न्यायालय के आदेश पर शिनाख्त परेड यहाँ हो सकती है। आपका आइए आगे देखा जाए आपका 55, यहाँ से उत्तराखंड मेंस में ऐसा क्वेश्चन बना है आपका 55। जहाँ तक सेक्शन 55 की बात है आपका ज़्यादातर प्री में ही ये क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपका सा कह सकते हैं कि स्पीड तेज करके पढ़ाया जा रहा है और थोड़ा बहुत शार्ट करके। जब भी आप 55 पढ़िएगा इसी के साथ आपका 74 पढ़िएगा। उत्तराखंड मेंस में आपका ये सेक्शन आ चुका है
आपका ये समस्यात्मक क्वेश्चन आया है और थोड़ा इसके लिए सतर्क रहना है। देखिए आपका इन दो धाराओं में आपका एक सिद्धांत समाहित, यानी कि CRPC की धारा आपका 55 और CRPC की धारा 74 में एक प्रिंसिपल या नियम या सिद्धांत समाहित। ये जो सिद्धांत है ये अभी आपका कंपटीशन में कम पूछा गया है। हो सकता है कि ये जो सिद्धांत हैं आगे आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाए, तो सिद्धांत जरूर याद रखिए। जो प्राधिकारी किसी कार्य को स्वयं कर सकता है वह उस कार्य को अपने अधीनस्थों से भी करा सकता है। फिर एक बार देखिए, जो प्राधिकारी किसी कार्य को, यानी जो व्यक्ति किसी कार्य को सेल्फ या स्वयं कर सकता है वह उस कार्य को अपने सबऑर्डिनेट से, अपने अधीनस्थ से भी कराने की शक्ति रखता है। यानी कि जो वह कार्य स्वयं कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट से भी कराने की शक्ति रखता है। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, ये CRPC के दो धाराओं में समाहित है। पहला सेक्शन 54 और दूसरा सेक्शन आपका पहला सेक्शन 55 और दूसरा सेक्शन 74। देखिए दोनों कब लागू होगी ये पहले देखा है। धारा 55 तब लागू होगी जब वारंट के बिना गिरफ्तार करना हो, और धारा 74 तब लागू होगी जब वारंट पर गिरफ्तार करना। यानी कि नियम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन प्रावधानों में जरूर अंतर है। फिर एक बार देखिए, धारा 55 यानी कि सेक्शन 55 तब अप्लाई होगा जब वारंट के बिना गिरफ्तार करना हो, और सेक्शन आपका 74 तब अप्लाई होगा जब वारंट पर गिरफ्तार करना। तो जो पुलिस अधिकारी सेक्शन 55 देखा जाए, हेडिंग देखिए, जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया, यानी कि जो पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, अगर वह उचित समझे तो ऐसी दशा में अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को यह प्राधिकार दे सकता है, लेकिन यह प्राधिकार लिखित में देना होगा, और आपका लिखित में देगा और लिखित में देकर उस अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को अथराइज करेगा कि वह वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर। यानी कि जो कार्य व्यक्ति स्वयं कर सकता है, यानी कि जिस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी स्वयं गिरफ्तार कर सकता है, अगर वह पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ को, सबऑर्डिनेट को ऑथराइज करता है लिखकर, तो वह अधीनस्थ भी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति रखेगा। इसके बाद आ जाइए 74, बस एक लाइन का अंतर है
कि जिस पुलिस अधिकारी के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, वह पुलिस अधिकारी उस वारंट का निष्पादन अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों से भी करा सकता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि वह पृष्ठांकित करे और लिखित में पृष्ठांकित करे, यानी कि लिखित में वह अपने सबॉर्डिनेट पुलिस अधिकारी को यह शक्ति प्रदान कर सकता है कि वे या वह इस वारंट का निष्पादन करे। जैसे कि उदाहरण के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, तो समस्या ये है कि क्या एसपी साहब इस वारंट का निष्पादन आपका थानेदार से करा सकते हैं कि नहीं? निश्चित रूप से करा सकते हैं, लेकिन एसपी साहब को धारा 74 के नियमों का पालन करना होगा। यानी कि एसपी के नाम जारी हुआ है तो वह थानेदार से इस वारंट का निष्पादन करा सकते हैं। अगला हम देखते हैं 55A या 55A, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। ये क्वेश्चन आपका यूपीए में एक बार आ चुका है, सेक्शन वाइज पूछा है। 55A 55A बस एक लाइन याद रखना है कि एक लाइन अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की युक्त देखभाल करें। तो ज़्यादातर हेडिंग ही बना है अब तक कंपटीशन में, और वह ये बना है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रावधान इस सेक्शन में है। तो आपका जवाब रहेगा 55A में। इसके बाद आइए देखा जाए आपका 56 भी एक लाइन का क्वेश्चन बनता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना, यानी कि जब कोई व्यक्ति वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसे, अगर प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार किया है तो पुलिस के समक्ष ले जाए, और पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो जितना जल्दी हो सके मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश किया जाए, यानी कि अविलंब पेश किया जाए, बिना विलंब के पेश किया जाए। लेकिन किसी भी हाल में 24 घंटे से अधिक का समय पेश करने में न लगाया जाए। तो जो 24 घंटे का नियम है यह अगले सेक्शन से कवर होगा। आइए सेक्शन देखा जाए 57। आपका ये बिहार जे में क्वेश्चन बना था, ये क्वेश्चन बिहार जे में इस बार नहीं, इसके पहले वाले बिहार जे में बना था कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा। अगर 24 घंटे से अधिक रखना है तो मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करिए, और जब मजिस्ट्रेट आदेश दे देगा तब आप रख सकते हैं। यानी एक दिन आपको बताया भी गया था 24 घंटे का नियम के रिपीट न किया जाए आपका, यानी कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक उसे निरुद्ध
या बंदी बनाकर नहीं रखा जाएगा और 24 घंटे से के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, ये भी सतर्क रहना है। फिर आपका 58 से भी यूपी एपीओ और यूपी के दोनों में क्वेश्चन बन चुका है। धारा 58 से पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन